जो अपना एप्लीकेंट कहते हैं हमें उम्मीद नहीं थी आने की वीजा, लेकिन वीजा आ गया। तो वो क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कोशिश की है। कोई भी पर्सन मेरे को पैकेज के लिए कॉल ना करे कि आप अगर पैकेज लेते हो तब भी आपने अपना इंटरव्यू पे जाना है, आपने अगर नॉर्मल फाइलिंग करानी है तब भी अब उसमें जाना है। तो मेहनत सारी आपकी है इंटरव्यू की, है ना। बैंक स्टेटमेंट चाहिए ना, आपकी सीए रिपोर्ट चाहिए ना, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वगैरह चाहिए। तो उसके अंदर हमें अब जैसे कोई इंडियन आर्मी में है पर्सन, तो उसके लिए हमें स्पेशली अपना जो है ना फॉर्म में लिखना पड़ता है कि अगर उनको कुछ स्पेशली अपना आर्म्स चलाने की, राइफल की या कोई और अपना ट्रेनिंग वगैरह दी है। मैं किसी से भी कोई बात करने के चार्जेस वगैरह नहीं लेता हूँ, चाहे आप मेरे से काम करवाओ चाहे ना करवाओ, लेकिन किसी की कोई सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, ना मेरी है ना किसी कंसल्टेंट की होती है। वो पैसे। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है अमन। इस वीडियो में बात करेंगे कि यूएस के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है वीज़ा फाइलिंग के लिए। और काफ़ी लोगों के अपना डाउट्स वगैरह रहते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या स्टेप्स वगैरह हैं। मैंने काफ़ी अपने इसके लिए वीडियोस भी डाली हैं, लेकिन अब मैं इसमें अपना और डिटेल के अंदर अपना आपको बताना चाहूँगा कि जो जो अपना हमारी तरफ से जो जैसे स्टेप्स वगैरह होते हैं, हम किस तरीके से अपना जो है ना वीज़ा फाइलिंग करते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम वीज़ा फाइलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ना DS-160 फॉर्म है वो फाइल करना पड़ता है। DS-160 फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो हमें उसके लिए क्या-क्या डिटेल चाहिए होती है। हमें यूएस वीज़ा फाइलिंग के लिए कोई भी आपका ना डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ना आपकी कोई अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना आपकी सीए रिपोर्ट चाहिए, ना प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वगैरह चाहिए, ना आपका कोई इस टाइप का जैसे अपना दूसरे कंट्रीज़ के लिए हमें चाहिए होती हैं आईटीआरस वगैरह चाहिए होती है ना। सीए रिपोर्ट चाहिए होती है, 6 महीने की करंट अकाउंट स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट, आपके जीएसटी, ये अपना इस टाइप की हमें कोई डिटेल नहीं चाहिए। यूएस के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम DS-160 फॉर्म फाइल करते हैं। इसके अंदर हमें डिटेल चाहिए होती है आपके पासपोर्ट की, आपका आधार नंबर, आपके पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ वगैरह चाहिए होता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस की डिटेल चाहिए होती है। इसके अलावा हमें डिटेल चाहिए होती है कि अगर आप जैसे यूएस जा रहे हैं तो वहाँ पे आप कहाँ स्टे करेंगे, अगर आपने होटल बुकिंग करा रखी है या आप किसी विजिटर के पास अपने फैमिली फ्रेंड वगैरह के पास आपने वहाँ पे स्टे करना है, तो वो हमें डिटेल वगैरह वहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो हमें रिक्वायरमेंट मेन रहती है, आपकी जॉब ड्यूटीज़ होती है कि आप क्या काम करते हो, आपका ऑफिस का एड्रेस वगैरह क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है ना। और आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं उसको हमें मेंशन वहाँ पे करना होता है। अगर आप में से अपने जैसे कोई इंडियन आर्मी में है या कोई अपना कोई ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर हमें अब जैसे कोई इंडियन आर्मी में है पर्सन, तो उसके लिए हमें स्पेशली अपना जो है ना फॉर्म में लिखना पड़ता है कि अगर उनको कुछ स्पेशली अपना आर्म्स चलाने की, राइफल की या कोई और अपना ट्रेनिंग वगैरह दी है, उनकी डेट ऑफ जॉइनिंग वगैरह, मतलब कब से अपना वो काम कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा हमें आपकी हायर एजुकेशन की भी डिटेल चाहिए। अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th आप बता सकते हो, बैचलर्स की है बैचलर आप बता सकते हो, मास्टर है तो मास्टर आप बता सकते हो। तो उसमें हायर क्वालिफिकेशन भी हमें डालनी पड़ती है। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें अपना रिक्वायर्ड है ना वो हमें डालनी पड़ेंगी वहाँ पे। कोई भी चीज़ हम उसके अंदर जो है ना रॉन्ग इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछने हैं ना वो आपके DS-160 फॉर्म के रिलेटेड ही पूछने हैं, और आपके जॉब ड्यूटीज़ वगैरह हो गई उससे रिलेटेड पूछने हैं। एक और चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि वीज़ा, यूएस का वीज़ा फाइलिंग के लिए ना कोई भी पर्सन मेरे को पैकेज के लिए कॉल ना करे कि मेरे पास काफ़ी कॉल्स आती हैं, जी आप हमारे से ना 8 लाख 10 लाख रुपए का पैकेज कर लो, तो मैं पैकेज नहीं करता हूँ, साफ सीधी बात है, ना इतना खर्चा आता है। अगर आप लोगों के पास किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, पैकेज करना चाहते हो, तो वो आप ही का नुकसान है। अल्टीमेटली अगर आपको वीज़ा भी ग्रांट हो जाता है, अगर वो तुक्के से कहीं पे आपको कोई कंसल्टेंट आपको वीज़ा ग्रांट भी कर देता है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आप अगर पैकेज लेते हो तब भी आपने अपना इंटरव्यू पे जाना है, आपने अगर नॉर्मल फाइलिंग करानी है तब भी अब उसमें जाना है, तो मेहनत सारी आपकी है इंटरव्यू की, है ना। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह भी कराते हैं, तैयारी वगैरह पूरी कराते हैं, ताकि आप जो है ना अपने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दो। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि हम आपका इंटरव्यू क्लियर करा देते हैं, तो ऐसे किसी की कोई सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, ना मेरी है ना किसी कंसल्टेंट की होती है। वो पैसे वगैरह लेके आपको कोई भाग जाते हैं, मिलते नहीं है कुछ है, तो बात अलग है। लेकिन आप इन कामों में मत पड़ो, क्योंकि आप देखो कि अगर किसी के पास यूएस का वीजा है, आप अगर ट्रेवल कर रहे हो तो आपको इंडियन जो अपना इमिग्रेशन है वो भी क्वेश्चन पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कब वापस आओगे।
ऐसे आप अपना यूएस जब अपना इमिग्रेशन क्लियर करते हो, वो भी आपसे रिटर्न टिकट आपसे पूछते हैं, होटल पूछते हैं, कितने पैसे आप यहाँ पे लेके आए हो, कहाँ पे आप स्टे करोगे, क्या आपके प्लान्स वगैरह हैं। उसके बाद आपको जो है ना एंट्री वहाँ पे मिलती है यूएस के अंदर। तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना बात करने का वहाँ पे, तो आप अपना इंटरव्यू भी अपना नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर मिलता है। जब आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आप इमिग्रेशन वगैरह भी क्लियर कर लोगे, ये तो अपना फैक्ट बात है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हाँ जी, आप अपना पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि आपने वीजा लेना है, आप अपने इंटरव्यू के अपने बिहाफ पे अपना वीजा लेकर के आओगे, है ना। अब जैसे कोई यूएस जाता है, कोई वर्क परमिट पे जा रहा है ना, या कोई टूरिस्ट पे जा रहा है, टूरिस्ट पे भी जा रहा है, तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो आपको वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस चाहिए थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने के लिए। वहाँ पे भी आपके साथ कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है चीज़ों के, हर 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 जगह पे आप ट्रांसलेटर नहीं लेके जा सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो हमारा काम करने का तरीका है ना, वो ये है कि आपका पहले DS-160 फॉर्म फाइलिंग करके आपको अपना उसमें ना मैं ईमेल कर देता हूँ पूरा फॉर्म। आप पूरा क्रॉस चेक कर लो, कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि कुछ करेक्शन करना है, कोई स्पेलिंग का है, कोई फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। जब आप मेरे को कन्फर्मेशन करते हो ईमेल के ऊपर, हाँ जी मेरा फॉर्म सही है, आप इसको सबमिट कर सकते हो, तभी मैं उसको सबमिट करता हूँ। इसके अलावा आपका जो एक यूएस पोर्टल के ऊपर एक अकाउंट बनता है, उस पे भी आपकी ईमेल आईडी होती है। आपकी ईमेल आईडी डालने का फ़ायदा ये है कि जो भी अपना एम्बेसी फीस पे होती है या अपॉइंटमेंट बुक होती है, उसका नोटिफ़िकेशन सारा आपके पास आता रहता है। अपॉइंटमेंट बुक होगी, आपके पास कन्फर्मेशन आ जाएगा, फीस जाएगी, आपके पास कन्फर्मेशन आ जाएगा। कोई अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करते हैं तो उसकी कन्फर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो ना ट्रांसपेरेंसी वाला काम बड़ा मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि भई आपको एप्लीकेंट को सारी चीज़ का पता हो कि उसका काम कहाँ तक पहुँचा है ना? ये वाला काम अपना जो है ना ब मतलब करते हैं लोग काफ़ी कम है, लेकिन ज़्यादातर अपना जो है ना अपने पास क्रेडेंशियल रख लेते हैं और उसके बाद फिर अपना जो है ना चार्जेस वगैरह ज़्यादा माँगते हैं, तो ऐसा अपना काम नहीं करना चाहिए दूसरे कंसल्टेंट को भी। बट सारे नहीं करते हैं, कुछ अपना है अपना जो अच्छा अपना मतलब जेन्युइन तरीके से जो काम करते हैं, बट कुछ अपना है जो कि इस तरीके से मेरे को एप्लीकेंट ही बताते हैं, मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट एप्लीकेंट ही बताते हैं मेरे हमारे साथ ऐसी चीज़ हो गई, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भी अपना किसी के साथ कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी वाला ही काम करना, जो भी आप अपना कंसल्टेंट वगैरह हायर करते हो। इसके बाद जब आपका अपॉइंटमेंट वगैरह बुक हो जाती है, उसके बाद फिर आपके आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन हमें समझ में आते हैं कि हाँ जी, आपसे ये क्वेश्चंस वगैरह जो है ना पूछे जा सकते हैं, तो उसका हम आपको प्रिपरेशन करा देते हैं। एक ब्लैंक खाली अपना माइंड होने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ तैयारी करके जाओ, है ना? कि आपको किस तरीके से जवाब अपना देना है, किस तरीके से आपकी प्रेज़ेंटेशन वहाँ पे होनी चाहिए। कई बार ये ऐसा होता है कि पूरा इंटरव्यू सही जा रहा होता है, 1-2 क्वेश्चन वगैरह अपना उसके अंदर आंसर गलत हो जाते हैं, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और वीज़ा रिफ्यूज़ल यूएस के अंदर ना ऐसा है कि अगर वीज़ा काउंसलर बैठा हुआ है आपसे, उसने उसकी एक लिमिट है कि आपसे अपना जो है ना उसने 8-10 क्वेश्चन अपना जो है ना पूछने हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। अब उसने 8-10 क्वेश्चन अपना आपसे पूछे, एक आधे का उसको लगता है हाँ जी चलो जस्टिफिकेशन हो सकती है चीज़ों की। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है मेजर जिसमें आपने अपना गलत जवाब दे दिया तो रिफ्यूज़ल है। अगर आपके सारे जवाब जो हैं बिल्कुल सही जा रहे होते हैं और यूएस काउंसलेट आपसे आपकी बातों से सहमत होता है, तो आपको उसी टाइम बोल देता है कांग्रेचुलेशन योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। आप जो है अपना वीज़ा जो जो भी आपने अपना यूएस पोर्टल में डाला है, आपने पिकअप करना है तो आप पिकअप अपना लोकेशन पे जाके कर सकते हो वीएफएस के ऑफिस पे। अदरवाइज़ वो आपको जो है ना अगर आपने कोरियर सर्विस ली है तो आपके घर पे जो है ना वो कोरियर अपना करवा देते हैं स्टैंपिंग के बाद। स्टैंपिंग वगैरह हो जाती है तब भी आपके ईमेल आईडी पे ही नोटिफ़िकेशन आ जाता है। अगर आपने पिकअप किया है तब भी आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो रेडी है, रेडी टू कलेक्ट है, आप आकर के वीएफएस ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो। जब आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाता है तो आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी होती है, वीएफएस ऑफिस जाके आप अपना जो है पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। जो यूएस की जो वैलिडिटी रहती है, जिस दिन आप इंटरव्यू देते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, उस दिन से लेकर के अगले 10 साल तक का आपको मल्टीपल वीज़ा एंट्री मिलता है। अगर आप 10 दिन के लिए अप्लाई करें, 20 दिन के लिए करें या 5 दिन के लिए, जो भी अपना है, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है कि उन्होंने 10 साल का वीज़ा ही आपको ग्रांट करना है। बट मैक्सिमम आप उसके अंदर 6 महीने तक आप स्टे कर सकते हो। 6 महीने के ऊपर जाओगे तो वो ओवरस्टे काउंट हो जाता है, आपकी सारी प्रोफाइल खराब हो जाती है उस केस में।
तो ये सारे स्टेप्स के साथ अपना हम जो है ना वीज़ा फाइलिंग वगैरह करते हैं। अगर आपको खुद को नॉलेज है, आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आप अपना खुद भी कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रोफेशनल अपना सर्विसेज की या अपना किसी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अपने कॉन्टैक्ट वगैरह डाल दूँगा। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लेकर के मेरे से बात कर सकते हो। मैं किसी से भी कोई बात करने के चार्जेज़ वगैरह नहीं लेता हूँ। चाहे आप मेरे से काम करवाओ, चाहे ना कराओ, लेकिन मैं अपना एक यूट्यूब फैमिली के नाते अपना जो मेरे भाई-बहन है ना, सारे अपना है कि मेरी इंटेंशन बस ये है कि किसी को ना मैं गलत सलाह ना दूँ, ना अपना किसी को अपना पैसे लेकर के मैं बोलूँ कि मेरे को पैसे दो और मैं तब बात करूँगा, या मेरे से अपॉइंटमेंट लो, या सीधा आप ऑफिस आ जाओ मैं तब बात करूँगा। कोई बंदा हरियाणा में बैठा है, कोई बंदा पंजाब में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, वो पहले पैसे खर्च के मेरे ऑफिस में आएगा सिर्फ बात करने के लिए। इससे अच्छा आप जैसे कन्वीनिएंट हो ना, आप व्हाट्सएप पे कन्वीनिएंट हो, कॉल पे कन्वीनिएंट हो, फ़ोन करो, अपना डिस्कस करो। अगर आपको समझ में आता है सारा प्रोसीजर तो ऑनलाइन शुरू कर सकते हो। नहीं समझ में आता, अपना टाइम लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ले सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मेन ये है कि आपका जो है ना डाउट्स वगैरह सारे क्लियर होने चाहिए। और अगर आपको सिर्फ ये है कि सिर्फ अपना वीडियोज़ देखनी है, सर्वे करना है, तो टाइम तो निकलता रहता है ना? तो उसके अंदर आपका अगर आपकी सारी क्वेरीज आपको अपना समझ में आ गई हैं, डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए हैं, आपने स्टार्ट करना है, आप अपना कहीं से भी अपना जो है ना चीज अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, कि बाद में आपको ये रिग्रेट फील ना हो कि मैं कोशिश कर सकता था और बट मैंने की नहीं कोशिश, है ना? बंदे इंसान को ना कोशिश करनी चाहिए। रिजल्ट जो भी है वो बात की बात है, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना, पॉजिटिव या नेगेटिव है कुछ नहीं पता। और मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जो अपना एप्लीकेंट कहते हैं हमें उम्मीद नहीं थी आने की वीजा, लेकिन वीजा आ गया। तो वो क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने अपना एक स्टेप आगे बढ़ाया, तभी उनका वीजा आया, है ना? तो जब अगर आप घर पे बैठ के सिर्फ अपना बातें करोगे या अपना सिर्फ वीडियोस वगैरह पे देखते रहोगे 2 4 10, तो यूट्यूब पे तो इतनी वीडियोस हैं, यूट्यूब की वीडियोस नहीं खत्म होंगी, आप पूरा पूरा दिन भी आप उसमें देख सकते हो। तो अगर आपको ऑथेंटिक काम करवाना है, अगर आपने फाइनली सोच लिया है कि अपना यूएस की फाइलिंग वगैरह करानी है, आपकी जो एज के हिसाब से, आपके जो बिजनेस के हिसाब से आपके पास भी कॉन्फिडेंस है बात करने का, आप इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो, ट्रांसलेटर्स वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं इजीली, तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अपना अभी जैसे एज छोटी है किसी की, है ना, 18 साल है, 19 साल है, तो उसका एक्सपीरियंस कोई है नहीं है, तो कोई इस तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है, तो फिर वो अभी स्टडी वीज़ा के लिए जाएँ, जो भी अपना स्टडी वीज़ा अपना आइल्स या पीटी वगैरह करके हमारी साइड से सिर्फ टूरिस्ट एंड विजिटर वीज़ा की फाइल लगाई जाती है। अभी हम स्टडी वीज़ा पे अपना नहीं स्विच हुए हैं, और इसलिए अपना जो छोटी एज के हैं वो अपना जो है ना स्टडी वीज़ा के लिए जाएँ। बट अगर किसी की एज अपना है 20-21 और वो उनको वर्क एक्सपीरियंस कुछ है 1-2 साल का, कुछ ना अपना जैसे बिज़नेस इवेंट्स के लिए भी जाते हैं कि बाहर कोई कॉन्फ्रेंस है उसके लिए भी अपना जाते हैं, या फिर बाहर का घूमने फिरने के लिए भी अपना छोटी एज में जाते हैं। अगर आप जैसे देखोगे इंडिया के अंदर ना अभी काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस स्टार्टअप्स वगैरह हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना यूएस अगर जा रहे हो, कनाडा घूमने जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हो, घूमते-घूमते कोई बिज़नेस आइडिया ऐसा मिल जाता है आपको कि आप इंडिया में आकर के वो बिज़नेस जो है ना अपना स्टार्टअप कर सकते हो। तो अपॉर्च्युनिटी है होती है कि अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आपको अपॉर्च्युनिटी दिखती है कि हाँ, ये वाली चीज़ है, हम ये वाली चीज़ अपना जो है ना इंडिया के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका उस मोटिव से भी आप जो है ना एज़ अ टूरिस्ट आप जा सकते हो कि आपका घूमना-फिरना भी हो जाएगा। और अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी दिखती है वहाँ पे, तो आप अपना वहाँ से उस अपॉर्च्युनिटी को इंडिया के अंदर ला करके इंडिया का भी अपना जो है ना स्टार्टअप आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे अपना जो है ना मेन पर्पसेस होते हैं जाने के। आपका अपना टूरिज़्म भी हो गया, अगर आपको कोई अच्छा अपना वहाँ पे चीज़ें लगती हैं, तो आप एज़ अ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी आप उसको इंडिया के अंदर अपना स्टार्ट कर सकते हो। आई होप सब आपको अपना प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अब कॉल करता है तो मेरे से प्रोसेस अपना पूरा मत पूछे, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें ना प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपना जो है अपना मेरे से बात कर सकते हैं। आई होप आपको सारी अपना वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।